हेलो एवरीवन, आज हम फिफ्थ सेमेस्टर स्टार्ट करने वाले हैं और फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर हम पॉलिटिकल साइंस का मेजर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। हम मेजर 1 के अंदर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझेंगे और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर हमारे पास 4 यूनिट्स हैं। तो 4 यूनिट्स के अंदर 4 सब टॉपिक्स हैं, मतलब कि टोटल 16 सब टॉपिक्स हमारे पास हैं। तो 16 वीडियोस के अंदर हम सारे के सारे 16 सब टॉपिक्स को कवर करेंगे और उसी के साथ साथ हम मेजर 1 जिसके अंदर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आती है उस पूरी की पूरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को मेजर 1 को कंप्लीट कर देंगे। तो आज हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट सब टॉपिक जो है वो कवर करने वाले हैं। हमारा जो 1.1 है, मतलब फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट सब टॉपिक है उसका नाम है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स मीनिंग, चेंजिंग नेचर एंड स्कोप। मतलब कि हम समझेंगे कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका चेंजिंग नेचर क्या है और इसका फिर स्कोप क्या है। तो आइए शुरू करते हैं इसके मीनिंग से कि मीनिंग क्या है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का। तो जब मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करता हूं, जैसे कि आपको यहां पे दिख रहा होगा, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 2 शब्दों से मिलकर बनती है, इंटरनेशनल और पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स किसको बोलते हैं? देखो, पॉलिटिक्स का मतलब होता है द स्ट्रगल फॉर पावर। जब हम पावर के लिए स्ट्रगल करते हैं उसको पॉलिटिक्स कहा जाता है। और जब हम इंटरनेशनल की बात करते हैं तो इसका मतलब हम अलग अलग देशों की बात कर रहे हैं, हम पूरे के पूरे ग्लोबल लेवल की बात कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का मतलब हो गया प्रोसेस थ्रू विच वी कम टू नो अबाउट अदर नेशंस। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम बाकी देशों के बारे में जानते हैं। पूरी दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर किस तरह से इंटरेक्शंस हो रही हैं उसके बारे में हम जानते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हंस जे मॉर्गेंथो ने एक इसकी डेफिनेशन दी है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज स्ट्रगल फॉर एंड यूज ऑफ पावर अमंग नेशंस। मतलब कि अलग अलग देश किस तरह से पावर के लिए स्ट्रगल करते हैं, किस तरह से पावर का इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स उसकी स्टडी है। मतलब कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक ऐसी स्टडी है जिसके अंदर हम देखते हैं कि किस तरीके से अलग अलग देश पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह से अलग अलग देश जो हैं वो पावर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर क्या आता है, जैसे कि स्टडी ऑफ फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन पॉलिसीज, ग्लोबल इश्यूज। तो हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर फॉरेन अफेयर्स के बारे में स्टडी करते हैं कि भाई हमारे देश के बाकी देशों के साथ कैसे रिलेशंस हैं। उसके बाद हम फॉरेन पॉलिसीज के बारे में पढ़ते हैं कि अलग अलग देशों की क्या पॉलिसीज हैं, हिंदुस्तान की बाकी देशों के साथ कैसी पॉलिसीज हैं। उसके बाद हम ग्लोबल इश्यूज को देखते हैं कि पूरी दुनिया भर में आज क्या ग्लोबल इश्यूज चल रहे हैं, क्या दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं अलग अलग देशों के बीच, क्या दुनिया में अलग अलग देशों के बीच लड़ाई चल रही है, या फिर दुनिया के अलग अलग देश जो हैं वो एक दूसरे से जो है वो सहयोग कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर हम कॉन्फ्लिक्चुअल और कोऑपरेटिव रिलेशंस को समझते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। मतलब कि अलग अलग देशों के बाकी देशों के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है, कोऑपरेशंस क्या है, कोऑपरेटिव रिलेशंस क्या है, वो हम समझते हैं। तो अगर मैं आपको क्रक्स बताऊं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स किसको कहते हैं, तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि इसके अंदर हम समझते हैं कि पूरी दुनिया के अलग अलग देश आपस में इंटरैक्ट कैसे करते हैं, किस तरीके से पावर का इस्तेमाल करते हैं, क्या दुनिया में जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर क्या अलग अलग देशों की भागीदारी है, क्या उनकी मेंबरशिप है उसके अंदर। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या अलग अलग देश एक दूसरे से लड़ तो नहीं रहे, अलग अलग देशों की पॉलिसीज क्या है, वॉर के ऊपर अलग अलग देशों की क्या पॉलिसीज हैं। तो बेसिकली ग्लोबल लेवल के ऊपर पॉलिटिक्स किस तरह से हो रही है उसको हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर समझते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर हम थोड़ा सा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का इवोल्यूशन डिस्कस करेंगे। जब मैं इवोल्यूशन की बात कर रहा हूं इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कब से उभर करके आई, मतलब कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को हमने पढ़ना कहाँ से स्टार्ट किया। तो बेसिकली जब मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करता हूं तो हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को एक साइंटिफिक तरीके से, एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना स्टार्ट किया है। उससे पहले इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को इतना साइंटिफिक तरीके से या सिस्टमैटिक तरीके से नहीं पढ़ा जाता था। इसीलिए मैंने इसके इवोल्यूशन को 3 स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि एंशिएंट पीरियड है, मेडिवल पीरियड है और मॉडर्न पीरियड है। तो हम देखेंगे कि एंशिएंट टाइम पे, मतलब कि एंशिएंट पीरियड में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स किस तरीके
तरीके से काम करती थी, उसके बाद मेडिवल पीरियड में और उसके बाद मॉडर्न पीरियड में। जब मैं एंशिएंट पीरियड की बात कर रहा हूं, देखो उस वक्त ना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नहीं होती थी। मैंने आपको क्या समझाया, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स दो शब्दों से मिलकर बनता है, इंटरनेशनल और पॉलिटिक्स। इंटरनेशनल होता है अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, मतलब कि पूरे ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे, और पॉलिटिक्स होता है स्ट्रगल फॉर पावर, कि किस तरीके से अलग अलग देश जो हैं वो पावर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, किस तरीके से वो पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरीके से वो अलग अलग देशों के साथ उनके रिलेशंस कैसे हैं, क्या वो अलग अलग देशों के साथ लड़ रहे हैं या फिर पीसफुल ट्रीटी साइन कर रहे हैं, पीसफुली रिलेशंस को मेंटेन कर रहे हैं। ये सब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर आता है। लेकिन जब मैं एंशिएंट पीरियड की बात करता हूं, उस वक्त इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नहीं हुआ करती थी, इंटरनेशनल रिलेशंस हुआ करते थे। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस में फर्क है। इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो एक ब्रॉडर डोमेन है, उसके अंदर हर तरह के रिलेशंस आते हैं, चाहे वो सोशियो इकोनॉमिक रिलेशंस हो, चाहे वो कल्चरल रिलेशंस हो, चाहे वो किसी और तरीके के रिलेशंस हो। तो जब मैं इंटरनेशनल रिलेशंस की बात कर रहा हूं, ये एक ब्रॉडर डोमेन है, ये एक बहुत बड़ा डोमेन है, बहुत बड़ा एरिया है। लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स स्पेसिफिकली पॉलिटिकल रिलेशंस की बात करता है। तो जब मैं एंशिएंट पीरियड की बात करता हूं, मतलब कि सबसे पुराने ज़माने की बात जब मैं करता हूं, मतलब कि आज से 2-3 हज़ार साल पहले की जब मैं बात करता हूं, तो उस वक्त क्या था, उस वक्त हमारे यहाँ स्टेट्स उभर करके नहीं आई थी, नेशंस उभर करके नहीं आए थे। उस वक्त लोग जो हैं वो अपने घरों में रहते थे, ट्राइब्स हुआ करती थी, है ना, जनजातियाँ हुआ करती थी उस वक्त, क्लैन्स हुआ करती थी उस वक्त, उसके बाद विलेजेस हुआ करते थे, गाँव हुआ करते थे, कम्युनिटीज़ हुआ करती थी। तो उस वक्त हम देखते हैं कि किस तरीके से क्लैन्स के बीच में, अलग अलग क्लैन्स के बीच में किस तरीके से थे, उसके बाद ट्राइब्स के बीच में किस तरीके से रिलेशंस थे, और फिर अलग अलग गांव के बीच में किस तरीके से रिलेशंस थे, विलेजेस के बीच में, कम्युनिटीज के बीच में किस तरीके से अलग अलग रिलेशंस थे, उस चीज को हम देखते हैं। तो उस वक्त जो है क्लैन्स के बीच में, ट्राइब्स के बीच में, विलेजेस के बीच में और कम्युनिटीज के बीच में रिलेशंस हुआ करते थे। उसके बाद हम देखते हैं कि एंशिएंट ग्रीक सिटी स्टेट्स इमर्ज होकर आती है। तो जो ग्रीक था वहां पे सिटी स्टेट्स उभर करके आती हैं, और जब वहां पे सिटी स्टेट्स उभर करके आती हैं तो हम देखते हैं कि वहां पे एथेंस और स्पार्टा के बीच में कई सारी लड़ाइयां लड़ी जाती हैं, कई सारी वॉर्स लड़ी जाती हैं। तो क्या होता है, एंशिएंट ग्रीक में सिटी स्टेट्स उभर करके आती हैं और उन सिटी स्टेट्स के बीच में आपस में वॉर्स लड़ी जाती हैं, कई सारी वॉर्स। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, एथेंस और स्पार्टा की एग्जाम्पल है। और जब लड़ाइयां लड़ी जाएंगी अलग अलग सिटी स्टेट्स के बीच में, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एथेंस ने, स्पार्टा ने क्या किया, अलायंसेस बनाना स्टार्ट कर दिए पीस के लिए, ताकि शांति के लिए अलायंसेस बनाए जा सकें। देखो जब मैं वॉर्स की बात करता हूं ना, वॉर्स किसी भी देश का फायदा नहीं करती है, वार से किसी भी देश को फायदा नहीं होता है, चाहे वो देश उस बार को जीत क्यों ना ले। तो होता क्या है, वॉर से लोगों का नुकसान होता है, देशों का नुकसान होता है, इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं वो वर्सन हो जाती हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एथेंस ने, स्पार्टा ने क्या किया, पीस के लिए कई सारे अलायंसेस बनाना स्टार्ट कर दिए। तो यहां पे हम देखते हैं कि किस तरीके से एंशिएंट पीरियड के अंदर इंटरनेशनल रिलेशंस या फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की रूट्स हमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद हम मेडिवल पीरियड में आते हैं। अब मेडिवल पीरियड में बेसिकली चर्च की सुप्रीमेसी थी। चर्च की सुप्रीमेसी मतलब स्टेट को चर्च पूरे तरीके से कंट्रोल कर रहा था, और चर्च का जो पोप हुआ करता था उसके हाथ में पूरी की पूरी जो है वो अथॉरिटी होती थी, फुल सोवरेनिटी होती थी। तो होता क्या था कि इसको हम डार्क एज भी कहते हैं, है ना, जो मेडिवल पीरियड है। तो उस वक्त हम देखते हैं कि चर्च की सुप्रीमेसी थी, और उसी टाइम पे क्या होता है, सोवरेनिटी, नेशनलिज्म, नेशन स्टेट सिस्टम जो है वो इमर्ज होके आता है। तो वहां पे हम देखते हैं कि किस तरीके से ये अलग अलग कंसेप्ट उभर करके आए, और साथ ही साथ हम देखते हैं कि किस तरीके से चर्च ने डोमिनेट करके रखा हुआ था उसको, पूरी पूरी स्टेट्स को। साथ ही साथ हम देखते हैं कि इस पीरियड में एक डार्क एज थी। उसके बाद जब मैं मॉडर्न पीरियड की बात करता हूं, तो मॉडर्न पीरियड में हम देखते हैं कि किस तरीके से डिप्लोमेटिक रिलेशंस को अडॉप्ट किया जाता है अलग अलग देशों के द्वारा, है ना। अब हम मॉडर्न पीरियड की मतलब अभी की बात कर रहे हैं, मॉडर्न टाइम की बात कर रहे हैं। हम देखते हैं कि फिर अलग अलग देश जो है वो अपनी एम्बेसीज को स्टैब्लिश करते हैं अलग अलग देशों के अंदर, जैसे कि हिंदुस्तान की एम्बेसी अमेरिका के अंदर है, और भी कई सारे देशों के अंदर है। बाहर की एम्बेसीज हमारे देश के अंदर है, दिल्ली में है, बेंगलोर में है। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ डिप्लोमेटिक एजेंट्स भेजे जाते हैं, है ना। हमारे यहाँ से फॉरेन सर्विस में लोग जाते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस में जो लोग जाते हैं, बाकी देशों के अंदर अपनी सर्विस देते हैं, बाहर से डिप्लोमेटिक एजेंट्स यहाँ पे आए होते हैं। तो उस तरीके से हम देखते हैं कि मॉडर्न पीरियड में एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक साइंटिफिक तरीके से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझा जाने लगा, और इस तरीके से हम देखते हैं कि अलग अलग देश अपनी एम्बेसीज को स्टैब्लिश करते हैं अलग अलग देशों के अंदर, ताकि रिलेशंस को जो है और स्ट्रेंथन किया जा सके, है ना, संबंध जो है और अच्छे बनाए जा सकें। उसके बाद हम देखते हैं कि फॉरेन रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए डिप्लोमेटिक प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया जाता है, एम्बेसीज को स्टैब्लिश किया जाता है और डिप्लोमेटिक एजेंट्स को भेजा जाता है।
और साथ ही साथ जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हमारी हुई थी उसके बाद ही हमने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को एक एकेडमिक्स डिसिप्लिन की तरह पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मतलब कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक साइंटिफिक तरीके से, एक प्रॉपर अप्रोच अडॉप्ट करके पढ़ना स्टार्ट किया। कब से? फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में हम देखते हैं कि अलग अलग देशों का काफ़ी नुकसान हो चुका था, तो अलग अलग देशों ने ये सोचा कि क्यों ना हम दुनिया में शांति अडॉप्ट करें, पीस के लिए कई सारी ट्रीटीज साइन करें। और उसके बाद हम देखते हैं कि अलग अलग ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस वहाँ पे इस्टेब्लिश हुए, ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश हुए, चाहे वो यूएनओ हो, चाहे वो नेटो हो, और भी कई सारे इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश किए गए ताकि अलग अलग देशों के जो रिलेशंस हैं उनको और अच्छा बनाया जा सके, और ग्लोबल जो इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, उनको मिलकर टैकल किया जा सके, और साथ ही साथ पीस के लिए कई सारी ट्रीटीज और अलायंसेस को साइन किया जाए। तो आइए अब समझते हैं कि चेंजिंग नेचर क्या है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है नेशंस एज प्राइमरी एक्टर। तो जो नेशंस है ना, अलग अलग जो देश हैं, जो नेशंस हैं, वो प्राइमरी एक्टर की तरह काम करते हैं। मतलब कि जो मेन एक्टर्स हैं, जो प्राइमरी एक्टर्स हैं, वो नेशंस हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज प्राइमरली अ प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शंस अमंग नेशन। मतलब कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है बेसिकली ये अलग अलग नेशंस के बीच में इंटरेक्शंस किस तरीके से होंगी, वो एक प्रोसेस है, उसका एक प्रोसेस है। तो नेशंस जो हैं वो एज ए प्राइमरी एक्टर यहाँ पे रोल प्ले करते हैं। भाई इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? प्राइमरी एक्टर का मतलब क्या है? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि अलग अलग देशों के इंटरेक्शंस किस तरीके से हो रहे हैं। तो वही तो यहाँ पे लिखा है कि नेशंस जो है वो प्राइमरी एक्टर की तरह यहाँ पे काम करते हैं। मतलब बेसिकली हम नेशंस को जो है कंसीडरेशन में लेते हैं। उसके बाद इसके अंदर आता है नेशनल इंटरेस्ट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो नेशनल इंटरेस्ट है वो एक ऑब्जेक्टिव है, वो एक मेन ऑब्जेक्टिव है। अब इस स्टेटमेंट का यहाँ पे क्या मतलब है? तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर ना हमेशा देश चाहते हैं कि उनका नेशनल इंटरेस्ट जो है वो बना रहे। मतलब कि हर एक देश अपने इंटरेस्ट की बात करता है, हर एक नेशन अपने इंटरेस्ट की बात करता है। हम देखते हैं कि अलग अलग देश इस तरीके की स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट करते हैं, इस तरीके की डिप्लोमेसी को अडॉप्ट करते हैं ताकि उन देशों को फायदा हो जाए, ताकि उनका नेशनल इंटरेस्ट जो है वो अचीव हो जाए। उसके बाद इसके अंदर आता है फॉरेन पॉलिसी डिप्लोमेसी टू अचीव नेशनल इंटरेस्ट। तो फॉरेन पॉलिसी डिप्लोमेसी का मतलब क्या है यहाँ पे? कि फॉरेन पॉलिसी के अंदर डिप्लोमेसी की वजह से क्या किया जाता है? नेशनल इंटरेस्ट को अचीव किया जाता है। तो फॉरेन पॉलिसी डिप्लोमेसी के अंदर क्या होता है? अलग अलग देश अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है इस तरीके से फ्रेम करते हैं और डिप्लोमेसी की मदद से, डिप्लोमेटिक रिलेशंस अडॉप्ट करके ये क्या करते हैं? देश नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करते हैं, अपना फायदा सोचते हैं। ये सोचते हैं कि हम किस तरीके से सुपर पावर बन जाएं, हमारा किस तरीके से फायदा हो जाए। तो फॉरेन पॉलिसी डिप्लोमेसी का मतलब यहाँ पे यही है कि फॉरेन पॉलिसी को डिप्लोमेसी के थ्रू ऐसे मेंटेन किया जाता है ताकि उनको नेशनल इंटरेस्ट उनका मिल जाए। उसके बाद इसके अंदर आता है कॉन्फ्लिक्ट इज द कंडीशन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अब जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एक कंडीशन है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की। मतलब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स तो होने ही है, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर हम देखते हैं कि अलग अलग देश क्या करते हैं? अपना अपना नेशनल इंटरेस्ट सोचते हैं। तो हर एक देश का अलग अलग नेशनल इंटरेस्ट है ना, किसी देश को कुछ चाहिए तो किसी देश को कुछ चाहिए। तो इससे क्या होता है? अलग अलग देशों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं, अलग अलग डिस्प्यूट्स पैदा हो जाते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट्स तो होते ही हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एक कंडीशन है। मतलब कि अलग अलग देश चाहते हैं मैं नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करूं, दूसरा देश चाहता है मैं सुपर पावर बन जाऊं। तो इसलिए अलग अलग देशों के बीच जो है वो कॉन्फ्लिक्ट बने रहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं पावर इज द मीन्स एंड एंड्स। हर देश पावर चाहता है, तो पावर मीन्स भी है, एंड्स भी है। मतलब कि पावर तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर एक सेंटर की तरह काम करती है। पावर तो सेंटर है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। मतलब कि हर देश को पावर चाहिए, तो हर देश पावर के लिए काम करता है। फिर चाहे लड़ाई की मदद से, चाहे वॉर की मदद से पावर हासिल हो, तो हर एक देश चाहता है कि उसके पास पावर आ जाए। इसलिए पावर जो है वो मीन्स और एंड्स है। उसके बाद नेक्स्ट चीज के अंदर आता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज अ प्रोसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन अमंग नेशंस। मैंने आपको बताया कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो एक कंडीशन है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। मतलब कि अलग अलग देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट तो होने ही है, लड़ाइयाँ तो होनी ही है। तो इसीलिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर उन लड़ाइयों का जो है वो सल्यूशन भी होता है। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन भी किया जाता है। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज अ प्रोसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन अमंग नेशंस। तो क्या किया जाता है कि जैसे ही अलग अलग देश कॉन्फ्लिक्ट्स में रहते हैं तो पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेशनल पीस ट्रीटीज को साइन किया जाता है ताकि शांति बनाई जा सके,
कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व किया जा सके। अलग अलग देश अगर एक दूसरे से लड़ रहे हैं तो हमारे पास ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं जो उन देशों के बीच में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि आर्म्स कंट्रोल किया जाता है। आर्म्स कंट्रोल का यहाँ पे क्या मतलब है कि भाई सारे देश जो अलग अलग न्यूक्लियर बॉम्ब्स को बना रहे हैं, हथियार बना रहे हैं, उसके ऊपर कंट्रोल लगाया जा सके ताकि हमारे दुनिया को जो है वो तबाह होने से बचाया जा सके। मतलब कितने हथियार ना हो जाएं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स ना हो जाएं देशों के पास, तो आर्म्स के ऊपर कंट्रोल लगाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं 7th इसके अंदर कंटिन्यूअस इंटरेक्शंस अमंग नेशंस। मतलब कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर कंटिन्यूअस लेवल की इंटरेक्शंस होती हैं। अब कंटिन्यूअस इंटरेक्शंस का क्या मतलब है? मतलब कि अलग अलग देश एक दूसरे के टच में तो रहते ही हैं, या तो उन दोनों देशों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कोई वॉर चल रही है, या फिर कोई और डिस्प्यूट चल रहा है, या फिर अलग अलग देशों के फ्रेंडली रिलेशंस हैं आपस में और इसलिए भी वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो कंटिन्यूअस इंटरेक्शंस हमें देखने को मिलती हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। तो ये इसका चेंजिंग नेचर है। तो अब हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का स्कोप देखेंगे। मतलब कि हम देखेंगे कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का सब्जेक्ट मैटर क्या है। तो जब मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के स्कोप की बात करता हूं, सबसे पहले हम इसके अंदर स्टेट सिस्टम के बारे में समझते हैं। जब मैं स्टेट सिस्टम की बात कर रहा हूं, इसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से आज की जो सोवरेन स्टेट्स हैं वो किस तरीके से अलग अलग सोवरेन स्टेट्स के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर रही हैं, किस तरह से फॉरेन पॉलिसीज को फॉर्मुलेट किया जा रहा है, किस तरह से नेशनल इंटरेस्ट को अचीव किया जा रहा है, किस तरीके से अलग अलग सोवरेन स्टेट्स जो है वो पावर के लिए फाइट कर रही हैं, वो सब हम स्टेट सिस्टम के अंदर समझते हैं। उसी के साथ साथ स्टेट सिस्टम के अंदर हम देखते हैं जनरल और डिप्लोमेटिक हिस्ट्री के बारे में। मतलब कि एक स्टेट की जनरल और डिप्लोमेटिक हिस्ट्री कैसी रही है। उसके बाद हम स्टडी ऑफ डिफरेंट अप्रोचेस करते हैं। मतलब कि हम अलग अलग अप्रोचेस की स्टडी करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, जैसे कि आइडियलिस्ट अप्रोच है, रियलिस्ट अप्रोच है। उसके बाद हम डिपेंडेंसी अप्रोच के बारे में जानते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर देखते हैं स्टडी ऑफ की कंसेप्ट्स। कुछ की कंसेप्ट्स हैं उनकी हम स्टडी करते हैं, जैसे कि नेशनल पावर क्या है। उसके बाद हम देखते हैं नेशनल इंटरेस्ट क्या है। तो इन चीजों की, नेशनल पावर क्या है, नेशनल इंटरेस्ट क्या है, इन चीजों की हम स्टडी करते हैं। उसके साथ हम डिप्लोमेसी की स्टडी करते हैं, क्योंकि डिप्लोमेसी जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है फॉरेन पॉलिसी का, या फिर मैं कह सकता हूं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का। तो डिप्लोमेसी की मदद से, मतलब कि किस तरीके से अलग अलग देश डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव कर रहे हैं। उसी के साथ साथ हम नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं। हम देखते हैं कि किस तरीके से अलग अलग देश डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके नेशनल इंटरेस्ट को अचीव कर रहे हैं, पावर को अचीव कर रहे हैं। तो हम नेशनल इंटरेस्ट के बारे में इसके अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद हम स्टडी ऑफ फॉरेन पॉलिसी करते हैं। हम अलग अलग देशों की फॉरेन पॉलिसी के बारे में जानते हैं कि किस तरह से फॉरेन पॉलिसी का इस्तेमाल करके नेशनल इंटरेस्ट को अचीव किया जा रहा है, देश अपने इंटरेस्ट जो है वो अचीव कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड इसके अंदर आता है इंपेरियलिज्म एंड नियो इंपेरियलिज्म। तो हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर इंपेरियलिज्म को समझते हैं, नियो इंपेरियलिज्म को समझते हैं। इंपेरियलिज्म क्या होता है? इंपेरियलिज्म होता है कि जिस तरीके से वेस्टर्न नेशंस के द्वारा पॉलिटिकल कंट्रोल इस्टेब्लिश किया गया था गरीब देशों के ऊपर या फिर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के ऊपर, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो एशिया की कुछ कंट्रीज हो, अफ्रीकन कंट्रीज हो, या फिर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हो। तो इंपेरियलिज्म क्या होता है? जब डायरेक्टली एक देश दूसरे देश के ऊपर कंट्रोल करता है, पॉलिटिकल कंट्रोल करता है, मतलब कि अपने कब्जे में पॉलिटिकली उस देश को ले लिया जाता है। लेकिन एक होता है नियो इंपेरियलिज्म। वहीं जब हम नियो इंपेरियलिज्म की बात करते हैं तो नियो इंपेरियलिज्म एक इनडायरेक्ट तरह का इंपेरियलिज्म है। वहां पे पॉलिटिकल कंट्रोल होता है इंपेरियलिज्म में, है ना, पॉलिटिकली कंट्रोल किया जाता है कंट्रीज के ऊपर। लेकिन नियो इंपेरियलिज्म के अंदर क्या होता है? इकोनॉमिक कंट्रोल होता है, मतलब इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट किया जाता है कंट्रीज को, जैसे कि एमएनसीज के थ्रू, फॉरेन एड के थ्रू, वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। जैसे कि आज भी अमीर देश, जो बेस्ट के देश है, चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, ये जो देश हैं गिने चुने, ये लोग क्या करते हैं, ये जो देश हैं ये क्या करते हैं, वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल करके, चाहे वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो आईएमएफ हो, उनका इस्तेमाल करके, या फिर एड का इस्तेमाल करके, या फिर बड़ी बड़ी एमएनसीज का इस्तेमाल करके जो गरीब देश हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। वहां से सारी की सारी वेल्थ को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एड की मदद से, एमएनसीज की मदद से लोन देके क्या कर देते हैं, गरीब देशों की जो डोमेस्टिक पॉलिसीज हैं उनको चेंज करवा देते हैं और वहां पे जो है वहां से इनकम को जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो नियो इंपेरियलिज्म है इसको हम इसके अंदर समझते हैं। उसके बाद हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को इसके अंदर समझते हैं कि जो अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी स्टडी यहाँ पे की जाती है। जैसे कि यूएनओ है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 24 अक्टूबर 1945 को इस्टेब्लिश किया गया
इस्टेब्लिश किया गया था। इसका मकसद ये था कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को हासिल किया जा सके, है ना, पूरी दुनिया में जो है इंटरनेशनल पीस को अडॉप्ट किया जा सके, मेंटेन किया जा सके और साथ ही साथ सारे देशों की सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सके। उसके बाद हम इसके अंदर इंटरनेशनल लॉ पढ़ते हैं। इंटरनेशनल लॉ है क्या? ये एक सेट ऑफ रूल्स होता है टू बी फॉलो बाय एवरी नेशन, जो हर एक देशों को फॉलो करना होता है। तो ये जो इंटरनेशनल लॉ है, अगर अलग अलग देशों की कोई वॉर चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वहां पे इंटरनेशनल लॉ जो है काम करता है। वहां पे इंटरनेशनल लॉ का इस्तेमाल करके वॉर को रुकवाया जा सकता है, तो अलग अलग नेगोशिएशंस करवाई जा सकती है। तो इंटरनेशनल लॉ जो है हर एक देश के ऊपर एप्लीकेबल होता है। उसके बाद नॉन अलाइनमेंट को हम पढ़ते हैं। इसके अंदर नॉन अलाइनमेंट का क्या मतलब है? देखो, जो न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी ना, जैसे कि आला कंट्रीज थी, एशिया हो, अफ्रीकन स्टेट्स हो या फिर लैटिन अमेरिका की जो स्टेट्स हैं जो नई नई आज़ाद हुई हैं, ऐसे देश जो नए नए आज़ाद हुए हैं और वो अफ्रीकन, एशियन या फिर लैटिन अमेरिकन देश हैं, तो वहां पे एक जो है एक कंसेप्ट निकल के आया जिसका नाम था नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट का मतलब ये था कि जब पूरी दुनिया वर्ल्ड वार के टाइम पे या फिर कोल्ड वार के टाइम पे दो हिस्सों में बटी हुई थी, कुछ लोग उस तरफ थे, कुछ लोग इस तरफ थे, लेकिन उस टाइम पे कुछ देश ऐसे थे जिन्होंने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को अडॉप्ट किया, मतलब कि ना ही वो उस तरफ गए ना ही इस तरफ गए। और अगर मैं सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं तो 1960s 70s के टाइम पे जो है पूरी दुनिया कोल्ड वार से गुजर रही थी। एक तरफ तो कैपिटलिस्ट ब्लॉक था, अमेरिका जिसको लीड कर रहा था, एक तरफ जो है वो कम्युनिस्ट ब्लॉक था जिसको रशिया लीड कर रहा था। तो पूरी दुनिया दो हिस्सों में बट गई थी। लेकिन उस टाइम पे नॉन अलाइनमेंट का इस्तेमाल करके कुछ देश ऐसे थे, जैसे हिंदुस्तान जिसके अंदर आता है मेन एग्जांपल, जिसके अंदर हिंदुस्तान आता है, और कई सारी आला कंट्रीज थी, एशिया की, अफ्रीका की, लैटिन अमेरिका की कंट्रीज थी, जिन्होंने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को अडॉप्ट किया। मतलब कि ना ही वो कैपिटलिस्ट ब्लॉक के साथ गए ना ही वो कम्युनिस्ट ब्लॉक के साथ गए। उन्होंने कहा कि हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। तो बेसिकली पंडित नेहरू जो है इसके बहुत बड़े एक्सपोनेंट माने जाते हैं, जिन्होंने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को जो है वो स्ट्रक्चर किया था। उसके बाद 60s के अंदर आता है कोल्ड वार। तो हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के स्कोप के अंदर कोल्ड वार को समझते हैं। कोल्ड वार, जैसे कि आपको पता होगा, जैसे ही हमारे पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुई, उसके बाद पूरी दुनिया दो हिस्सों में बढ़ गई और उसके बाद डिप्लोमेटिक हम देखते हैं एक लड़ाई स्टार्ट हो गई, या फिर आइडियोलॉजिकल कन्फ्रंटेशन स्टार्ट हो गई। आइडियोलॉजिकल लड़ाई एक स्टार्ट हो गई। पूरी दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ था कैपिटलिस्ट ब्लॉक जिसको यूएसए लीड कर रहा था, राइट। एक तरफ था इंडियन ब्लॉक, एक तरफ था कम्युनिस्ट ब्लॉक जिसको रशिया लीड कर रहा था। तो पूरी दुनिया के देश या तो कम्युनिस्ट ब्लॉक की तरफ आ गए थे या फिर कैपिटलिस्ट ब्लॉक की तरफ आ गए थे। तो कैपिटलिस्ट ब्लॉक और कम्युनिस्ट ब्लॉक दोनों के बीच में एक लड़ाई स्टार्ट हो गई, जिसको हम आइडियोलॉजिकल वॉर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आइडियोलॉजिकल वॉर भी इसको कहा जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कोल्ड वॉर को यहाँ पे समझा जाता है कि कोल्ड वॉर किस तरीके से हमारी पूरी दुनिया के अंदर हुई। उसके बाद हम मिलिट्री स्ट्रेटजीज के बारे में समझते हैं। हम देखते हैं कि अलग अलग देश अपनी सिक्योरिटी के लिए किस तरह से मिलिट्री स्ट्रेटजीज को जो है वो अडॉप्ट कर रहे हैं, किस तरीके से वो आर्म्स अग्रीमेंट कर रहे हैं, किस तरीके से अलग अलग देश जो हैं वो आर्म्स के ऊपर अग्रीमेंट्स कर रहे हैं, किस तरीके से हथियारों को बढ़ाया जा रहा है। तो मिलिट्री के लेवल पे कई सारी स्ट्रेटेजीज जहां पे की जाती हैं। उसके बाद हम देखते हैं आइडियोलॉजीज को हम यहाँ पे समझते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के स्कोप के अंदर हम देखते हैं कम्युनिज्म के बारे में समझते हैं, कैपिटलिज्म के बारे में समझते हैं, लिबरलिज्म के बारे में समझते हैं, गांधीज्म के बारे में समझते हैं, नाजीज्म के बारे में समझते हैं, फासिज्म के बारे में समझते हैं, टोटलिटेरियनिज्म के बारे में समझते हैं, यूटिलिटेरियनिज्म के बारे में समझते हैं। तो इस तरीके से हम अलग अलग आइडियोलॉजीज को यहाँ पे समझते हैं। उसके बाद हम करंट इश्यूज की बात करते हैं इसके स्कोप के अंदर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के स्कोप के अंदर। हम देखते हैं कि करंट इश्यूज क्या चल रहे हैं इस वक्त पूरी दुनिया में, जैसे जेंडर इश्यूज का मुद्दा है, उसके बाद ग्लोबलाइजेशन है, क्लाइमेट चेंज है, ह्यूमन राइट्स है, और भी कई सारे इलीगल माइग्रेशन है। कई सारे करंट इश्यूज हैं जिनको हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के स्कोप के अंदर समझते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स किसको कहा जाता है, इसका चेंजिंग नेचर क्या है और इसका स्कोप क्या है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बेसिकली अलग अलग देशों की किस तरह से इंटरेक्शंस हो रही है आपस में, उसको कहते हैं। किस तरीके से अलग अलग देश जो है पावर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको हम समझते हैं। किस तरीके से अलग अलग देश जो है वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस को अडॉप्ट कर रहे हैं, वो हम समझते हैं। किस तरीके से अलग अलग देश जो है वो फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रक्चर कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं आपस में, वो हम समझते हैं। वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस किस तरीके से काम करते हैं वो हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर समझते हैं। तो इस तरीके से हमने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को कवर कर लिया है, उसके चेंजिंग नेचर को कवर कर लिया है, और साथ ही साथ हमने उसके स्कोप को भी कवर कर लिया है। तो इसी के साथ हम इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपके साथ एक नेक्स्ट टॉपिक लेके। तब तक आप सबको धन्यवाद, नमस्कार।